चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड का हम लोग का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। तो देखो प्रत्येक दिन हम लोगों का शेड्यूल कुछ ऐसा चलेगा कि शुरू का जो 10 से 15 मिनट का टाइम रहेगा ना, वो जो लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं उस चीज़ को रिवीजन होगा, और फिर उसके बाद जो हम लोग का फ्रेश चीज़ रहेगा ना, वो 10 मिनट 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा आपका? फ़ायदा ये होगा कि जो लास्ट क्लास में पढ़े वो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ लेंगे। तो जल्दी से रिकेप कर ले कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ देखे थे। तो सारी चीज़ आपको स्क्रीन में दिखते जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग का कहानी कहाँ से शुरू हुआ था कि सर साइंस क्या होता है, यहीं से हम लोग का शुरू हुआ था ना कहानी। तो सर ये जो साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड कहाँ से आया हुआ था? साइंस वर्ड आया हुआ था एक वर्ड से। कौन सा वर्ड था वो, याद है? सर ये वर्ड था साइंटिया। साइंटिया वर्ड से आया हुआ था, और साइंटिया का मतलब क्या हुआ करता था? टू नो। अगर इसका बेसिक डिफिनेशन देखा जाए तो बेसिक डिफिनेशंस भी हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। देखो ये वाला था हम लोगों का डिफिनेशंस, याद है? साइंस का डिफिनेशंस क्या बोलता था कि सर साइंस ना एक सिस्टमेटिक प्रयास होता है क्या करने का? प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटते हैं उस घटनाओं को जानने का एक सिस्टमेटिक प्रयास होता है, और जितनी गहराई से गहराई में हो सके उतनी गहराई से हम लोग को समझने की कोशिश करना है जितने सारे प्राकृतिक का घटना घटेगा उसको, ठीक। और उससे जो नॉलेज मिलेगा, अब मान लो अगर हम लोग किसी चीज को स्टडी करेंगे तो उससे हमें कुछ नॉलेज मिलेगा ना, तो उस नॉलेज का हम लोग यूज कर लेंगे। क्या काम के लिए यूज कर लेंगे? सर उसका यूज हम लोग कर लेंगे प्रिडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल दिए थे, जो ग्रहण लगता है ना, आप लोग देख पाते हो कि सर अगर आज लेट से आज चंद्र ग्रहण लगा है तो नेक्स्ट टाइम कब लगेगा आप लोग को पहले पता चल जाता है, साइंटिस्ट लोग पहले बता देता है ना। तो उसने क्या कर लिया, इसका प्रेडिक्शन कर लिया। अब देखो, अगर जो प्रकृति का घटना घट रहा है तो उसको, उस घटना को हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं, और तो और उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब भी लास्ट क्लास में डिटेल से देखे थे, और कंट्रोल को भी बढ़िया से देखे थे। कंट्रोल जैसे, कंट्रोल का मतलब कि जो घटना घट रहा है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग उस घटना को घटा सकते हैं। जैसे देखो, एक नॉर्मल सी घटना होता है, लाइटनिंग वाला बताए थे कि लाइटनिंग वाला कहीं पे घटता है सर, और बहुत हैवी डेंजर नुकसान पहुंचा देता है। जैसे मान लो पेड़ में गिर गया लाइटनिंग, तो पेड़ में लाइटनिंग गिर जाने के कारण क्या हो जाता है? पेड़ मर जाता है। तो भाई अब हम लोग नॉलेज प्राप्त कर लिए हैं, तो उस नॉलेज से उसको बचाएंगे। तो बचाने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? तड़ित चालक। हम लोग तो जान चुके हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे तो लाइटनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे तड़ित चालक लगा देते हैं। लाइटनिंग होता है, तार में जाता है, और तार से कहाँ पे चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। ये हम लोग का ये बेसिक सा डिफिनेशन था, जिसमें हम लोग बहुत देर बातें किए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर साइंटिस्ट लोग जो पढ़ता है, जो स्टडी करता है प्रकृति में घटनाओं का, वो किस स्टेप से स्टडी करता है, या उसमें कौन कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता था, याद है आप लोगों को? सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब कि सर साइंटिस्ट लोग ने उस चीज को बार बार देखता है, ठीक है, यानी बार बार कोई चीज को देखना, उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। जैसे याद करो, आप लोग एक चीज गौर किए, इतने साल आप लोग का देखो उम्र कितना हो रहा है? लगभग 16 साल 15 साल, इतना तो होगा ही होगा। बस आप लोग एक बात बताओ, इतना सालों में क्या ऑब्जर्व किए हैं? अगर मैं पूछूं कि कोहरा जानते हो? कोहरा कौन से सीजन में देखने को मिलता है? ठंडे के सीजन में देखने को मिलता है? क्या गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है? तो सर हमने अपने जिंदगी का 15 साल बिताया, और 15 साल में एक चीज देखा कि कोहरा जो होता है वो हमेशा कब होता है? तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। ये आप ऑब्जर्व किए, यानी कि जो आप देखें, आसान भाषा में, है ना, देखना। और भी किस तरीके से देखना? हाँ, सिस्टेमेटिक कहने का मतलब कि देख करके उसको अच्छे से गौर करना, और उसके बारे में कुछ बात बता पाना। जैसे अगर मैं बोलूं आम के बारे, ठीक है, आप 15 साल के हो गए,
15 साल देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आम कौन से सीजन में फलता है? गर्मी में ना। कोई बोलेगा कि सर आम तो ठंडे के सीजन में फलता है, नहीं ना। तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक, बात समझ में आ रहा? चलो, सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या करता है, प्राकृतिक घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप में उसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि जो घटना घट रहा है ना वही चीज को उन लोग लैब में जाता है और लैब में जाकर के फोटोकॉपी करता है। फोटोकॉपी मतलब जैसा घटना घट रहा है वैसे ही घटना कोशिश करता है कि उस चीज को दोहराए। कहां पे? लैब के अंदर। ठीक, नेक्स्ट वन। अब उसके बाद जो घटना उन लोग साइंटिस्ट लोग लैब में दोहराया, उसके बाद उन लोग सोचता है कि भाई आखिर ये घटना क्यों हो रहा। जैसे आप लोग को बताते हैं इंद्रधनुष का बनना, उन लोग साइंटिस्ट लोग अपना लैब में गया, लैब में जाकर के देख रहा है इंद्रधनुष कैसे बनता है, उस चीज को कॉपी किया। उसके बाद अब उन लोग डिसाइड करता है, सोचता है कि ये जो घटना घट रहा है वो क्यों घट रहा है। इसको हम लोग कौन से नाम से जानते थे? इसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते थे। देख रहा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में दो तरीके का रीजनिंग था, एक था क्वालिटेटिव रीजनिंग और एक था क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जैसे देखो आम, चलो एग्जांपल देते हैं, आम का है, ठीक है। तो सर गर्मी के दिनों में आम फलता है, ठीक। तो देखो आम पकने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है, ये तो आप लोग जानते हो। चलो आप एक आम खाते हो जो पानी नहीं पड़ा था उससे पहले वाला था, तो सर आप उस आम को खाएं, मीठा नहीं लगता, ठीक। बरसात पड़ने के बाद अगर आप वही आम को खाएं तो वो आम आपको मीठा लगा, तो आप बोलेंगे क्या कि सर आम जो है वो मीठा है, ठीक है। क्या बता रहे हैं? मीठा है। तो मीठा मतलब कौन वाला? देखो ये क्वालिटी, आप उसका क्वालिटी बता रहे हैं ना, आम कैसा है सर? मीठा। तो अगर हम लोग कोई रीजनिंग दे रहे हैं जिसमें हम लोग उसके क्वालिटी के बारे बता रहे हैं, तो अगर क्वालिटी के बारे बातें कर रहे होंगे तो कौन सा रीजनिंग रहेगा? क्वालिटेटिव रीजनिंग रहेगा। और वहीं पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग कौन वाला कहलाएगा? क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ना हम लोग नंबर बताते हैं, जैसे कि सर अभी ना हम लोग मान लो कि 10,000 रुपया प्रति महीना कमा रहे हैं, ठीक। तो अगर 10 महीना इसी तरीके से कमाते रहे तो मेरे पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा? अभी 10,000 कमा रहे हैं पर महीने, 10 महीना हम कितना कमा लेंगे? 1 लाख। तो हम क्वांटिटी बता दिए ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दिए। तो इस तरीके का रीजनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। नेक्स्ट अगर यदि आप लोग जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? देखो साइंटिस्ट लोग जब कोई घटना को बताता है ना कि ये घटना घट रहा है, तो उसके पीछे कोई एक फॉर्मूला निकालता है कि जरूर ये घटना घट रहा है तो इसके पीछे कोई फॉर्मूला आएगा। जैसे याद करो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि सर एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT, याद है? ये आप लोग पढ़े थे, ऐसे नहीं पढ़ा था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये सारे फॉर्मूला पढ़े थे। तो साइंटिस्ट लोग कोई घटना को ऑब्जर्व करता है ना, तो ऑब्जर्व करने के पीछे रीजन देखता है और रीजन देखने के बाद एक फॉर्मूला डिराइव करता है और वही फॉर्मूला की मदद से आपको बताता है ना कि कोई घटना कितने दिनों के बाद घटेगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब कि साइंटिस्ट लोग को बहुत ऑब्जर्व किया, अब ऑब्जर्व करने के बाद उन लोग क्या करेगा? वो जो घटना घट रहा है उसके पीछे एक फॉर्मूला देगा, ठीक। नेक्स्ट वन, उस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको क्या करेगा? प्रेडिक्शंस करके देगा कि भाई ये चीज ऐसा है तो ये चीज वैसा होगा। जैसे मान लो लेट से कि हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरा गाड़ी चलाने का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में हम कितना दूर जाएंगे? 50 किलोमीटर, यही ना। तो हम 10 किलोमीटर में कितनी दूर चले जाएंगे बता दो? मतलब 10 घंटे में कितनी दूर चले जाएंगे? 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाते हैं, तो 10 घंटे में कितना दूर चले जाएंगे? 500 किलो। तो ये रहा हम लोगों का प्रेडिक्शन कि सर अगर इस स्पीड से चलते जाएंगे तो 10 घंटे में कितनी दूर चल जाएंगे? 500 किलोमीटर। तो ये 500 किलोमीटर जो हम बातें कर रहे हैं, एक तो सिर्फ क्या है? पॉसिबिलिटी है ना कि इस स्पीड से चलते जाएंगे तो इतना दूर चले जाएंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है, कहीं रास्ता जाम मिला तो, रोड खराब मिला तो, रास्ते में गाड़ी खराब हो गया तो अलग मैटर है ना। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब समझ में आया कि अगर यही स्पीड से चलता रहा तो 10 घंटे बाद हम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाएंगे। नेक्स्ट वन,
अब जो हम लोग फॉर्मूला दिए हैं भाई, क्या वो सच में सही है कि गलत है? ये वाला साइंटिस्ट लोग क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अगर सही निकला तो भाई, अगर फॉर्मूला सही निकला तो अब हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है, हम लोग जैसे बच्चे जो हैं वो उसको क्या करेगा? पढ़ेगा। और अगर वो फॉर्मूला गलत, किसी भी जगह पे गलत निकला तो जितना आप यहाँ ऊपर में जितने सारे पढ़े हो सर, ये सारे खत्म हो गया, कि जितना मेहनत किए वो बेकार चला गया। बात सुनना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग को बताया था कि इस दुनिया में एक साइंटिस्ट लोग कोई भी जो थ्योरी दे देगा वो फाइनल थ्योरी नहीं होता, ठीक? क्योंकि समय के साथ आदमी का नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज बढ़ने के साथ क्या हो जाता है? थ्योरी चेंज हो जाता है। डिटेल में बात की हम लोग, कल वाली वीडियो आप लोग एक बार जरूर से देख लेना जो बच्चा नहीं देखा था, ठीक है? चलो उसके बाद देखो, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो दो चीज के ऊपर खास ध्यान देते हैं। वो दो चीज क्या क्या चीज था? देखो, जिस चीज के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब जोर देना। तो फिजिक्स में ना हम लोग ये दो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये दो चीज क्या चीज है? यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो सर ये यूनिफिकेशन का मतलब क्या? यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूला दीजिए, एक नियम दीजिए और बहुत सारे घटनाओं को एक्सप्लेन कर दीजिए। एक फॉर्मूला देना है और उससे बहुत सारे नियम को बता देना, ये क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। दूसरा होता है रिडक्शन। ये रिडक्शन का मतलब क्या सर? रिडक्शन का मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसा चीज है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत मुश्किल है, तो जो मुश्किल है उसको हम लोगों को तोड़ तोड़ करके पढ़ना है। जिसे बताए थे इलेक्ट्रिसिटी का बनना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? तो सर सबसे पहले कोयला हम लोग जलाते हैं, कोयला जलेगा तो हीट एनर्जी मिलेगा, उस हीट एनर्जी से पानी गर्म कर लेते हैं तो पानी भाप बन जाएगा, भाप के पास एनर्जी होता है, भाप हम लोग टरबाइन में दे देंगे, टरबाइन गोल गोल घूमना शुरू करेगा। अब टरबाइन के अंदर डायनेमो लगा देंगे, डायनेमो जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। तो सर ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस था, लेकिन ये इतने बड़े से प्रोसेस को हम लोग को कैसे पढ़ना है? तोड़ तोड़ के पढ़ना है। तो जब हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन। क्लियर? बस आपको ये नॉलेज रखना है। आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। रिडक्शन से आप क्या समझते हो? थोड़ा लिख के बताओ। नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है। और यही चीज ना आपको किसी बच्चे को समझाना है। किसी बच्चे का मतलब जो आपका दोस्त होगा ना, दोस्त को बैठो और बैठ करके आराम से समझाओ कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ। तो ये सारी चीज अगर आप किसी अपने दोस्त को बताओगे ना, या किसी भी पर्सन को बताओगे ना, तो आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखे थे। इसके बाद आज ये जो फाइनल थ्योरी के बारे में बात की थी, दो थ्योरी था। एक था जियोसेंट्रिक, ठीक, जो हम लोग पहले जमाने में पढ़ते थे कि सर बीच में धरती रहता है और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के ये थ्योरी चेंज हो गया, लोग और पढ़े लिखे समझदार बने तो पता चला कि नहीं सर, बीच में सन होता है और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखे थे कि साइंस। तो साइंस का ना तीन छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चे हैं? तीन। देखो, एक को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरे को बोलते हैं केमिस्ट्री, तीसरे को बोलते हैं बायोलॉजी। लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूं, कौन सा सब्जेक्ट? अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। ठीक, तो अब देखो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। चलो, ये फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स का हम लोग डिफिनेशन ले लेते हैं ताकि कोई पूछेगा तो आपको बताना है। देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ना प्रकृति और प्रकृति में जितना सारा घटना घटेगा उसी का स्टडी कहलाता है फिजिक्स। दोबारा सुन, पहली बात कि सर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकृति और प्रकृति में जितना सारा घटना घटेगा उसी का स्टडी क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। ठीक, तो फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रकृति को, और प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटेगा उस घटनाओं को। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट डाउन कर लो, लिखो, डिफाइन करो फिजिक्स को। डिफाइन करो फिजिक्स को।
फिजिक्स का स्पेल PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है। लिखो द ब्रांच ऑफ branch BRANCH, the branch of science which WHICH, which deals DEALS, दोबारा सुनना, the branch of science which deals DEALS, deals with the study of nature and natural phenomena, natural NATURAL, natural phenomena PHENOMENA, phenomena is called क्या बोलेंगे? फिजिक्स, फुल स्टॉप। देखो नेचर का मतलब प्रकृति, और नेचुरल फिनोमिना का मतलब प्राकृतिक में घटने वाला घटना। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर के बारे, और नेचर में जितने सारे घटनाएं घटेगा उसके बारे में। तो इसी को हम लोग क्या नाम दे करके रखे हैं? फिजिक्स। कोई दिक्कत? एक बार आप लोग देख लो दोबारा से डेफिनेशन और चेक करो कि कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? डेफिनेशन चेक करो। दिक्कत? तो आप लोग बता सकते हो कि फिजिक्स क्या होता है? बोलो। नेचर NATURE, नेचर। आप लोग तो बता सकते हो ना कि फिजिक्स क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा? लक्ष्मीकांत, बोलो बाबू। फिजिक्स एक ब्रांच, साइंस का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी गहराई से स्टडी करते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल का घटना। हाँ, नेचुरल फिनोमेना, प्रकृति में घटने वाले घटनाओं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो। और आतिश बताएगा रे? कौन है आतिश? नहीं है? हाँ बोलो। हाँ रे, तो पता है सब, वो जान रहा है, तो उसके जानने से नहीं होगा ना, तुमको भी तो जानना पड़ेगा। बोलो फिजिक्स क्या होता है? हाँ, अब उससे ही बोलना है। तुमको क्या समझ में आया? अभी जो हम लिखवाए ना, उससे क्या समझा? बताएं, उससे क्या समझा? सर फिजिक्स ना एक ब्रांच है साइंस का। बहुत बढ़िया। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें प्राकृतिक में होने वाली घटना पर हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन। गुड गुड, बैठ जाओ। ठीक, नेक्स्ट वन देखो, ये हमारे जो नेचर है, नेचर में कितने तरीके का फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो नॉर्मली देखा जाए तो नेचर में ना ढेर सारे फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे देख लो, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मस्कुलर फोर्स जिसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, मसल सलमान खान, है ना। और कांटेक्ट फोर्स जैसे देखो, अगर हमें दरवाजा खोलना है तो दरवाजा खोलने के लिए हमको पहले दरवाजा को पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके फोर्स लगाना पड़ेगा। शक्तिमान की तरह हम यहीं से तो फोर्स नहीं लगा लेंगे ना। सर मेरे अंदर ताकत है, सर बहुत ताकत है, बहुत फोर्स है, हम यहीं से दरवाजा खोल लेंगे। तो मैं अपना पूरा एनर्जी लगा रहा हूँ, खूब ताकत लगाया, और मैं देखो यही से मैं खोलने का कोशिश कर रहा हूँ। खुलेगा? नहीं खुलेगा। फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरी है? कांटेक्ट करना जरूरी है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसके साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। यानी कि सर कांटेक्ट फोर्स होता है।
नेक्स्ट वन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन देखो, ये हम लोग हाथ रब कर रहे हैं, जब दो हाथ मतलब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो सर फ्रिक्शन फोर्स होता है। और टेंशन फोर्स, अगर देखो रस्सी में एक हम पत्थर बांध दिए और ऐसे लटका दिए, तो पत्थर रस्सी के सारे लटका हुआ है ना, तो रस्सी के ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। और कुछ कुछ फोर्स इस तरीके से ना ढेर सारे फोर्सेस होते हैं। बायोवेंसी फोर्स, बायोवेंसी फोर्स देखो आप लोग देखे होंगे, चलो फुटबॉल को उठा करके पानी में फेंक दिए, आप लोग क्या देखते हो? पानी में डूबता नहीं है, यानी कि पानी ना उसको नीचे से फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं बायोवेंसी फोर्स। तो इस तरीके से ना ढेर सारे हमारे नेचर में ढेर सारे फोर्सेस प्रेजेंट हैं। विस्कस फोर्स जैसे देखो आप लोग पानी देखते हो, पानी को आप जमीन में डाल दो सर वो फैल जाएगा, लेकिन ग्रीस को डाल दो ग्रीस नहीं फैलेगा, यानी ग्रीस नहीं फैल रहा है, तो ग्रीस के अंदर एक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। पानी के अंदर भी विस्कस फोर्स है, लेकिन वो बहुत बहुत कम है। ठीक, तो हमारे नेचर में डिफरेंट तरीके का फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हैं? मुख्य तौर पर यानी मेनली कितने सारे फोर्सेस प्रेजेंट हैं? तो ये तो हम लोग आप लोग क्या बता रहे हैं, ये बहुत सारे फोर्सेस हैं, इसके अलावा और सारे फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं, यानी 1000 तरीके के फोर्सेस प्रेजेंट हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी ढेर सारे फोर्सेस होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे करके रखे हैं, लेकिन देखो आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मेनली जो हमारे नेचर में दिखाई दे रहा है कि मेनली मुख्य तौर पर कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि सर हमारे नेचर में ना मेनली ये 4 तरीके का फोर्सेस प्रेजेंट है। देखो उससे पहले हम लोग को दिख गया स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फोर्सेस कौन कौन से प्रेजेंट हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। देखो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप्स, देखो स्कोप्स का मतलब होता है सर अगर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, इसका साइज कितना है। जैसे आप लोग को बताया था कि इस दुनिया कितना बड़ा है, सबसे याद करो सबसे पहला क्लास, तो सर हम लोग वो लड़की का फोटो देखे थे, याद है 1 सेंटीमीटर से देखना शुरू किए थे, फिर देखते 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 बहुत बड़ा देखे थे, है ना। तो देखो स्कोप का मतलब साइज कि जो हम लोग स्टडी करेंगे ना सर, तो उसकी साइज क्या रहेगा। छोटे छोटे चीजों का स्टडी करेंगे कि बहुत बड़ी चीजों का स्टडी करेंगे। दूसरी चीज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब याद है आज आपके घर ना आपके मामा आने वाले हैं, हाँ, और मामा ना आपके लिए एक आईफोन लेके आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाख का मोबाइल लेकर के आ रहे हैं और वो आपको गिफ्ट में देने वाले हैं। अब आपके अंदर गुदगुदी होना शुरू हो जाएगा कि मामा कब से आएंगे, मामा कब से आएंगे, क्योंकि वो आएंगे और मुझे गिफ्ट देंगे, मुझे मोबाइल देंगे, क्योंकि हम बहुत बढ़िया रिजल्ट किए हैं मैट्रिक में, है ना। तो अब हमें जो एक्साइटमेंट हो रहा है, जो हमें जो खुशी हो रहा है, हमें जानने का जो इच्छा हो रहा है, इसको हम लोग किस वर्ड से जानते हैं? एक्साइटमेंट के वर्ड से जानते हैं, ठीक। यानी एक्साइटमेंट का मतलब आसान भाषा से ना कोई चीज को जानने का इच्छा। तो हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने में हम लोगों को इतनी ज्यादा खुशी क्यों? तो हम लोग ये 2 चीज को देखेंगे, पर एक चीज रहेगा स्कोप और एक चीज रहेगा एक्साइटमेंट। तो देख लेते हैं पहले स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? साइज। तो देखो हम लोग फिजिक्स में ना छोटे से छोटे चीज को पढ़ेंगे और बड़े से बड़े चीज को भी पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा ना आप लोग इस चीज को लिख लो, पहले लिख लो स्कोप। स्कोप, तो ये स्कोप किसका स्कोप है? स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप का मतलब साइज। तो देखो हम लोग छोटे से छोटे चीज को पढ़ेंगे और बड़े से बड़े चीज को पढ़ेंगे। अगर छोटे चीज का अगर मैं वजन के बारे में बात करूं तो देखो जो सबसे छोटा चीज है उसका वजन अभी फिलहाल हम लोग जो देखने वाले हैं वो 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग होता है 10⁻³ kg, ठीक है। तो ये है 10⁻³ kg। ये किसका मास होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स देख पा रहे हो, यूनिवर्स का मास कितना है?
10 to the power 55 kg। यानी हम लोग फिजिक्स में ना इतना रेंज में जाने वाले हैं, इतना स्कोप देखने वाले हैं। सबसे छोटा चीज जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं उसका वजन कितना रहने वाला है, 10 के पावर -30 kg। समझ पा रहे हो कितना छोटा होगा? नहीं समझ पा रहे हो? 1 kg जानते हो सर? 1 kg में 100 ग्राम कि 1000 ग्राम? हाँ 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम। अगर यहां से 1 जीरो कम कर दो तो 100 ग्राम। सर 1 जीरो अगर खत्म कर देंगे तो 100 ग्राम। यहां से 1 जीरो और कम कर दो तो 10 ग्राम। 1 जीरो और कम कर दो तो 1 ग्राम। ऐसे आएगा। अब इसके बाद 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम। इसको थोड़ा सा सुधारना दो। लाइट आ गया? देख लो। हाँ देख रहा है? देख तो पा रहे होंगे? देखना। हाँ 0.01 ग्राम, 0.0001 ग्राम। तो देखो ये 0.00 देख पा रहे हो? कई को 0.0 लगाना पड़ेगा। 30 को दिया है, पीछे चलते जाएंगे ना तो 0.000 करते करते कहां तक जाना है? 29-30 तक चलते जाना। मतलब बहुत 1 ग्राम सोच पा रहे हो? सोना चांदी हम लोग खरीदते हैं ना, उस टाइम छोटा छोटा 1 ग्राम 1.5 ग्राम, उससे भी बहुत कम वजन। तो बहुत ही हल्का चीज के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत कम वजन का। और ये केजी देखो 10 के पावर 50 देख रहा है? आप लोग का वजन कितना है बोलो? 50 केजी होगा? हाँ सर 50 केजी मान लो। ऑन एन एवरेज मान लेते 50 केजी। हाँ 50 ग्राम। 50 ग्राम नहीं रहे, 50 केजी है। ठीक से देखो 50 केजी ना मान लेते हैं। तो 50 केजी के बाद 100 केजी जाएगा। 100 केजी में देख लो, 100 को हम ऐसे लिखेंगे ना सर, 100 केजी ऐसे होगा। 100 केजी का हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 के पावर 2। अगर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो सर 1000 केजी। यानी कि आपके जैसे मान लो आपके जैसे कई बच्चे हो जाएंगे, आपका वजन 50 केजी है, 1000 केजी पहुंचाना है, 20 को बच्चा को लेना पड़ेगा तब जाकर के। लेकिन 10 के पावर कहां तक पहुंचने वाला है? 55। यानी बहुत बहुत ये जो संसार है ना, संसार का वजन बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो स्कोप में हम लोग क्या देखेंगे? वजन कहां से कहां? 10 to the power -30 kg से लेके 10 to the power 55 kg। दिक्कत? दूसरी चीज एक्साइटमेंट में आते हैं। आप लोग इस चीज को लिख लेते ना? ठीक। देखो एक्साइटमेंट। अब हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, इससे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। देखो अभी लैपटॉप जो आप देख रहे हो मेरे सामने, लैपटॉप जो बना है, दिया कौन है? फिजिक्स का दिया हुआ है। ठीक है। मोबाइल आज के दुनिया में अगर आप लोगों से मोबाइल छीन लिया जाए तो सर हम लोग ना आदिम जमाने में पहुंच जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा सर, सांसें रुक जाएगी, है ना? इतनी बेशकीमती बहुमूल्य चीज मोबाइल किसका देन है? फिजिक्स का। एरोप्लेन करोड़ों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में पहुंच जाओगे, कुछ ही देर में पहुंच जाओगे। एरोप्लेन है ना, किसका देन है? फिजिक्स का। ऐसे सर गर्मी के दिन में, है ना, गर्मी के दिन में हम लोग का हालत खराब होता है जाता है गर्मी से, हम लोग एसी लगा लेते हैं, किसका देन है? फिजिक्स का। कूलर अगेन जान रहे हो, कूलर का भी काम क्या रहता है? ठंडा पहुंचाना, गर्मी से राहत देना सर। ये सारी चीज। अभी फैन देख रहे हो आपके पास? फैन। अभी जो आपका ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, किसका देन है? फिजिक्स का। और जो सबसे जरूरी, सबसे इन सारों में से जो सबसे ज्यादा जरूरी, इलेक्ट्रिसिटी। सोचो अगर आप लोग के यहाँ पे ना 2 दिन से लाइन ना आए, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि सर हम लोग 100 साल पीछे चल गए, है ना? लाइन के बिना कोई चैन नहीं सर। मोबाइल चार्ज नहीं होगा, टीवी नहीं देख पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब नहीं देख पाएंगे। यही होता है ना? यानी कि हम लोग के जितने जो सुविधाएं वाली चीज हैं वो सारी सुविधाएं डिलीट हो जाती है, किसके बिना? इलेक्ट्रिसिटी के बिना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं किसकी देन है? फिजिक्स। लिख लो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट। और ये सारी एक्साइटमेंट किसकी है? फिजिक्स की। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स।
ठीक, तो आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे लिखेंगे तो और ना जाने क्या क्या चीज का डेवलप कर देंगे। लिखे बाबू? एक्साइटमेंट का भी समझ में आया ना कि सर हमें पढ़ने में दिलचस्पी क्यों है? हाँ, उत्सुकता क्यों है? देखो ये लैपटॉप बना हुआ है फिजिक्स के चक्कर में, है ना, यानी फिजिक्स ने इसको बनाया है। मोबाइल को भी उसने बनाया, एरोप्लेन, ऐसी कुछ मतलब बहुत सारी चीजें। आप वैन देख रहे हो, इंजन देख रहे हो, इंजन, सर, स्कूटी, बाइक, जहाज, कार, सारी किसका देन है? फिजिक्स का देन है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे चले, आगे। ठीक, किसी का छूटा क्या? चलो अब व्यूज ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स को देना देखने का दो नजरिया है, आपको याद है? देखो इसको हम लोग दो नजरिया कैसे रखते हैं? एक ऐसा चीज जो हमारी आंख देख सकता है, जैसे सर सन को हम लोग देख पाते हैं ना आंख से? मून देख पाते हैं, तारे देख पाते हैं। अब एक बात बताओ, डीएनए, आरएनए हम लोग की बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर सेल्स देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो जो चीज को हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जो चीज को नहीं देख पाते उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब देखो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, हमारी खुली आंख देख नहीं पाएगा। तो फिजिक्स में हम उन सारे चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जिसको कि हम लोग का आंख खुली में देख सकता है, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम लोग का आंख जिस चीज को देख लेगा उसका जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब माइक्रो नहीं बोलना, उसको बोलना मैक्रो। ठीक, तो दो व्यू रहेगा, एक व्यू है माइक्रो। ये माइक्रो में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग का आंख जो है वो खुली में नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। माइक्रो मतलब छोटा, पहले वर्ड ही समझ लो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। अब अगर कोई चीज छोटा है तो क्या हम लोग का आंख देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो फिजिक्स में हम लोग जो छोटी छोटी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम लोगों का आंख किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना देख नहीं पाएगा, वो कौन सा व्यू कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक व्यू। और जब हम लोग फिजिक्स में उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज बड़ा रहेगा, जिसको कि हम लोग खुले आंखों से देख पाएंगे, वो कौन सा व्यू कहलाएगा? वो कहलाएगा मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? सर मैक्रो का मतलब बड़ा। देखो थोड़ा सा पेन इशू करता है। मैक्रो का मतलब बड़ा, और ये जो माइक्रो देख पा रहे हो इसका मतलब छोटा। तो आसान हो गया। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसमें हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स को कौन सी चीज के बारे में पढ़ेंगे? वैसे चीज के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग खुले आंखों से देख नहीं सकते। और मैक्रो में वैसे चीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसको कि हम लोग खुले आंखों से दिक्कत नोट डाउन करो। व्यूज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का दो व्यूज, मैक्रोस्कोपिक व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यूज। आप लोग कहीं पे लिख लेना, माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो देखो आज हम लोग को ना ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक? तो 10 मिनट 15 मिनट ले लेंगे टाइम, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये सारे बस इंट्रोडक्टरी है। जैसे कोई पूछेगा कि भाई बता दो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब तुम क्या समझते हो, तो आप तो बता सकते हो ना। फिजिक्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा। सर फिजिक्स में हम लोग उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हम लोग का आंख जो है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख नहीं पाता है। और मैक्रो में जिसमें हम लोग का खुली आंख मतलब आंख जो है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख पाता है। ठीक, कोई डाउट यहां तक? मैक्रो मतलब क्लियर?
वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी चेंज है, ए और आई लगा हुआ है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो, मैक्रो मतलब अब बड़ा चीज है, तो बड़ा चीज देखने के लिए आपको किसी चीज का जरूरत है क्या? नहीं। छोटा चीज रहा तो उसको देखने के लिए भाई सर माइक्रोस्कोप से ही छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ही। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चले आगे, चलो। तो ये जो आपको बताए थे कि जो हमारे नेचर में जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं वो मुख्य तौर पर 4 ही फोर्स हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर उस टाइम तो आप बहुत सारे फोर्स बता दे रहे थे, है ना? तो वो सारे फोर्सेस जो है ना, वो इन सारे फोर्सेस का बच्चा है। ठीक है, कोई ना कोई, किसी ना किसी का कोई फोर्स का बच्चा होता है। ठीक, तो फंडामेंटल यानी मुख्य तौर पर बोला जाए तो हमारे प्रकृति में ना बस यही 4 तरीके का फोर्स होगा और इसके अलावे और कोई फोर्स नहीं होगा। जिसे मैं पूछूं कि बताओ भाई इस दुनिया में ना कितने तरीके का लोग प्रेजेंट है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सर बहुत तरीके का प्रेजेंट है लोग, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, है ना, इस तरीके का। कुछ तेज हैं, कुछ बेईमान हैं, कुछ चोर हैं, कुछ होशियार हैं, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो भाई इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं। ठीक, या तो मेल या, अब इसी में से तो कोई होगा। चोर है तो या तो मेल से चोर होगा या तो फीमेल से चोर होगा। कोई छोटा है, नाटा है, बौना है, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, यही होगा ना। तो बात समझ में आ रहा है? तो सर आप इतने सारे बता रहे थे, नहीं इस दुनिया में तो बहुत तरीके के लोग हैं, चोर है, पुलिस है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है। ये सारे सिर्फ मुख्य जो फंडामेंटल है ना उसी का एक हिस्सा। जिसे मान लो कोई क्रिकेटर है, चलो धोनी ले लेते हैं, धोनी एक क्रिकेटर है भाई। ढेर सारे लोग का एक कैटेगरी है, कैटेगरी में धोनी एक क्रिकेटर है। लेकिन देखा जाए तो मेल है। ठीक है, तो मेल का ही कैटेगरी में आ गया तो उसको कहां पे रख दें? मेल में। अब फीमेल में रख देंगे, फीमेल में जैसे किसी का नाम ले लो, ऐश्वर्या राय, है ना सर, ऐश्वर्या राय हीरोइन है। ठीक है, तो कौन से कैटेगरी में? फीमेल में। अभी वो अब ऐसा नहीं बोला कि सर वो एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस तो है लेकिन उसका मेन कैटेगरी क्या है? तो इसी तरीके से फोर्स तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है, लेकिन ना वो किसी ना किसी मेन फोर्स का कोई एक हिस्सा होगा। तो जैसे देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आप लोग जानते हो। ठीक है, देखो 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे सर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगली वाली फोर्स देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो आप लोग जानते हैं एटम्स के बारे में, ऐसे आप लोग को डिटेल में जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा ना आपको पता चलेगा। तो एटम्स के जो सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन और एक वर्ड होता है न्यूट्रिनो, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक और जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, यानी हमारे संसार में ना मुख्य तौर पर यही 4 फोर्सेस हैं और बाकी जितना सारा फोर्स है ना वो इसी में से किसी का कोई कैटेगरी होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बस यही टॉपिक से, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहा और वीक न्यूक्लियर फोर्स रहा।
तो इसको जरूर याद रखना। कोई आपसे पूछेगा कि भाई बता दो इस दुनिया में कितने तरीके का फोर्स पाया जाता है, तो बस आपको यही 4 बताना है, जिसमें से 2 तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखो न्यूक्लियर दोनों में दिखा सर, एक में तो स्ट्रॉन्ग एक में वीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी भूलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स को? बहुत दिनों से तो पढ़ते आ रहे हो, तू तो कभी भूलोगे ही नहीं। आपके लिए एक थोड़ा सा नया जैसा दिख रहा है, वो कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको भी पढ़ा है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि इस दुनिया में मेनली कितने तरीके का फोर्स है? 4 तरीके का। लेकिन इसके अलावे जो जितने सारे कोई फोर्स बता देगा, बोला ये क्या है, तो बोलना कि भाई वो सारे फोर्स है ना, वो इन्हीं में से किसी का कैटेगरी होगा। लिख लिए? दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे। चलो इसको ना एक मैं टेबल से दिखाता हूं और टेबल से थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे और थोड़ा सा बात किया गया है। वैसे ना हम लोग डिटेल में ये सारी ग्रेविटेशनल फोर्स करके हम लोग का एक चैप्टर ही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग डिटेल स्टडी ही करेंगे। जैसे देखो एप्पल दिख रहा है, एप्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, वो किधर गिर गया? नीचे गिर गया, धरती की ओर गिर गया। लेकिन रही सवाल कि ये नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक। अभी हम लोग का यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है, तो अभी ना थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एक दो वर्ड लिख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसके किसके बीच लगता है, ठीक। तो नीचे आप लोग हेडिंग बनाओ पहले क्या लिखो? ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला में लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद एक लाइन लिखो, कम से कम आप ये बताओगे ना ये किसके किसके बीच लगता है। तो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये संसार में जितने सारे ऑब्जेक्ट है ना, सारे ऑब्जेक्ट में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ये टेबल नहीं लिखना है, टेबल आपको लिखना नहीं है, खाली हेडिंग बनाओ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लगता है, ठीक है। लिखो forces between का स्पेल लिख पाओगे? BETWEEN, between any two objects having masses, MASSES, masses। मतलब सुनो, ये जो फोर्स लगेगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसका कुछ मास होगा, मास मतलब द्रव्यमान, कुछ वजन रहेगा ना, तभी जाकर के ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वरना लगने वाला नहीं। अच्छा देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? GF, है ना। हम लोग अपने नाम दे रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? GF। अब GF तो बड़ा फेमस होता है, आप लोग जानते हो सर, BF और GF, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इसे जानते हो ना। तो अच्छा, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो कितनी दूर तक लगता है? सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो रांची में है, मैं यहाँ पे हूँ, वो वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में अभी भी प्यार है। यानी दूरी कितना है? दूरी तो बहुत है, लेकिन फिर भी प्यार। अच्छा मान लो आपकी गर्लफ्रेंड अमेरिका चली गई, आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड के दोनों के बीच अभी भी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सर बहुत गहरा प्यार है सर, अमेरिका उतनी दूर भी चली गई है ना, फिर भी हम दोनों के बीच में प्यार है, अभी भी बहुत याद आता है, यानी दोनों के बीच में अभी भी लगा। मतलब ये जो GF है, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूर भी ले जाओ फिर भी ये लगने वाला है, ये हटने वाला नहीं है। जैसे देखो चांद कहां और धरती कहां, इतनी दूर है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। और कौन वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सूरज कहां है, धरती कहां है, दोनों के बीच करोड़ों किलोमीटर का दूरी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। तो ये कितनी दूर तक लगेगा?
बहुत दूर तक, ठीक है। तो नीचे लिख लो एक लाइन कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। बात समझ में आया? लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत दूर में रहेगा सर तो भी लग जाएगा। अच्छा ये कितना मजबूत होता है, कितना मजबूत, ठीक। अच्छा देखो मजबूती है ना, गर्लफ्रेंड का मजबूती देखो। तो लेट से कि आपकी गर्लफ्रेंड फोन किया आपको कि बात ऐसा है कि मेरा मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है ना, रिचार्ज कर दो, ठीक। बोले कि आपकी बात ऐसा है कि अभी हम जिस जगह पे हैं वहां से सुविधा नहीं है, मैं अभी आपका रिचार्ज करवा नहीं सकता। तुरंत उसका मुंह फूल गया, जब अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, खत्म, कटिस है ना, कटिस आप लोग जानते थे ना, अब तेरे से लेना देना खत्म। भाई इतना सालों से दोस्ती बना करके रखे थे, कितनी जल्दी टूट गया, 1 सेकंड नहीं लगा। मतलब कि ये जो रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, बड़ी कमजोर वाला, बहुत ही कमजोर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, बहुत बहुत कमजोर। नीचे लिख लो एक बार, वीकेस्ट फोर्स, WEAKEST, वीकेस्ट फोर्स, WEAKEST, वीकेस्ट फोर्स। यानी आप लोग को जितना सारे फोर्सेस पढ़ाऊंगा उन सारे फोर्सेस में सबसे कमजोर फोर्स कौन वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बात समझ में आया? इसीलिए कोई बीएफ और जीएफ के चक्कर में नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है। बात समझ में आ गया? तो आपको बस इतनी सी जानकारी रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स किससे किसके बीच लगेगा। सर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है कितनी दूर तक लग जाएगा, कितनों दूर में रहे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने ताकत से लगेगा, बहुत कम, बहुत कम। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप लोग वहां पे बैठे हैं, हम दोनों के बीच में ना फोर्स लग रहा है। अच्छा ये ना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये भी थोड़ा सा लिखना जरूरी है, लिख लो तो, इट इज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की ओर आना, इट इज अट्रैक्शन फोर्स। अरे ग्रेप मतलब GF है ना, गर्लफ्रेंड, तो अट्रैक्शन ही होता है ना, लिख लो, इट इज अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि एक दूसरे की ओर खींच लेगा। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठा देंगे कि सर मैं खड़ा हूं, मतलब मैं बैठा हूं, आप लोग वहां पे बैठे हुए, क्या हम दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पक्के से लग रहा है। लेकिन ये कैसा फोर्स है, वीकेस्ट, बहुत बहुत कम लग रहा है। अब इतना कम है कि हम दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं। ये हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए ना, जो ऑब्जेक्ट भारी रहता है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बताएं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा जिसका मास होता है। दूसरा क्या बताएं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, कितनों दूर में रख दो लग ही जाएगा। तीसरा वाला दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है। चौथा वाला अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, ये हमेशा खींचने का कोशिश करेगा, एक दूसरे से दूर नहीं ले जाएगा। दूसरा वाला, चलो दूसरा वाला हेडिंग दे दो, दूसरा वाला फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच लगेगा, चार्जेस के बीच में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बारिश हो रही है, नहीं दिख रहा, अस्फेल भूल गया, देखो यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कहां पे लगेगा सर, किसी भी दो चार्ज के बीच में। लिख लो, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। टू चार्जेस, टू मतलब दो वाला, TWO, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस।
तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो बात यहाँ पे इसको देखा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो इसका नेचर कैसा होता है। ये दो तरीके का इसका नेचर रहता है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। नीचे लिखना, नीचे एक लाइन लिखो, इट इज attractive, ATTRACTIVE, attractive और repulsive, REPULSIVE, लिख देता हूं, लिख दे रहा हूं, रिपल्सिव, REPULSIVE, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव का लिख लिया ना, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, मतलब ये ऐसा फोर्स है, चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के सामने भी ला सकता है, एक दूसरे से दूर भी, ठीक। और इसका रेंज ना शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि ज्यादा दूर तक ये लगता नहीं, ठीक। बस इतने ही सा लिखो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट फोर्स कौन वाला था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लिख लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, लिखो, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड कौन, न्यूट्रॉन, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन, लिख पाएंगे प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, NEUTRON, न्यूट्रॉन, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगता है, वो कौन वाला फोर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और देखो इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर फोर्स है वो यही वाला फोर्स है, नीचे लिख लो, नीचे लिखना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा ना, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इस प्रकृति में जितने सारे फोर्सेस प्रेजेंट है, उन सारे फोर्सेस में जो सबसे ताकतवर है वो कौन वाला है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक। कहां पे लगता है, ये तो देख तो लिए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए लगता है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम, यानी ज्यादा दूर ले जाओ तो लगने वाला नहीं, यानी कि ये कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट लिख लो, नीचे लिख लो, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट रेंज फोर्स। हाँ, अरे ये मतलब स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं ना हम लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में लगेगा, 10 to the power -3 -4 -10 इस तरीके से, है ना। कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो। देखो फोर्स तो बहुत ताकतवर है, लेकिन कब लगेगा, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बहुत एक दूसरे के करीब हो, तो रेंज मतलब लेंथ ना, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए दोनों के बीच, बहुत कम। एक प्रोटॉन को यहां रख दिए, एक न्यूट्रॉन को यहां रख दिए, भाई ले तो दोनों के बीच फोर्स लगाओ, पता चलेगा एक भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये दोनों तो ताकतवर होता है, लेकिन कब, जब
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक दूसरे के बहुत बहुत करीब हो, तो इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत बहुत कम डिस्टेंस चाहिए। ठीक, अब एक लास्ट बच गया, कौन वाला फोर्स बच गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लिख लो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये ना देखो, आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके ऐसे कुछ होता है, आगे क्लासेस बढ़ने दो, आपको समझ में आएगा, है ना। तो जब बीटा डीके होता है ना, बीटा डीके, अभी बस खाली समझ लो, थोड़ी सी समझ लो। बीटा डीके नाम करके कोई प्रोसेस होता है, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे क्लास 12 में, बहुत डिटेल से, है ना। जब बीटा डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ में ना एक पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। देखो यहां पे देखना, कहां भाग गया, ये देखो न्यूट्रिनो और ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो लिख लो फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब इससे ज्यादा इसमें जाना नहीं समझना, ठीक है। ये न्यूट्रिनो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे करके आप लोग समझेंगे, खाली आपको इतना बोलो। फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो तो दिख रहा है, न्यूट्रॉन नहीं है। कोई गलती नहीं करना कि सर न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखो ये है स्पेल, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वीक न्यूक्लियर। ठीक है, अब रही सवाल, थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सर। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाली जो देखो 10 के पावर जितना, जिसका वैल्यू जितना कम दिया हुआ रहेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर, माइनस में जितना कम दिया रहेगा ना वो उतना ज्यादा ताकतवर। तो देखो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ये वाला 1 नंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे थोड़ा सा कम ताकतवर, इससे थोड़ा सा कम ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे भी थोड़ा सा कम ताकतवर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इससे भी कम ताकतवर ग्रेविटेशनल। ठीक, तो आप लोग एक बार नीचे सीक्वेंस लिख लेंगे, ठीक है, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, नीचे लिखो। अगला हेडिंग बनाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। डिक्रीजिंग का स्पेल DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बोलो सबसे पहले कौन सा फोर्स आया, गुड, ऐसे लिखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज्यादा, इसे कम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इससे भी थोड़ा कम, बोलो वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे बेकार वाली फोर्स ग्रेविटेशनल। ठीक, तो ये हम लोगों का यहाँ पे इसी के साथ ना ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 3 क्लास में हम लोग देख लिए, इंट्रोडक्शन देखे, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस यही फोर्सेस इन नेचर से क्वेश्चन, है ना। अच्छा, कौन फोर्स किसके तुलना में कितना ताकतवर होता है, अगर ये चीज आपको जानना है ना तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा वो बता रहा हूं। ये हो गया यहां तक, टाइम काफी हो रहा है, बैक आ जाए। सबसे ताकतवर कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम
वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। जरूर से याद रखना। कोई पूछेगा दुनिया में कितने तरीके का फोर्स, आप क्या बताएंगे? 4 ही तरीके का। ये देखो, ठीक है। देखो ये टेबल ना आप लोग तो जाकर घर में जाकर के वीडियो देखेंगे ना, वीडियो देखेंगे तो उस टाइम इस टेबल को नोट डाउन कर लेना। हाँ, अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लो चेक करना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन, ये कहाँ बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों में कौन ताकतवर है, तो ये दोनों को डिवाइड कर देना। देखो इसके जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10 के पावर -2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। देखो एक ही चीज, खाली इसको हम बता देते हैं। हाँ, तो सर बात ऐसा है कि ऊपर में हम लोगों को दिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और नीचे हम लोग किसके साथ चेक करना था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना था, 10 के पावर -2, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था, 1 था। अच्छा ऐसा करो, ये 10 के पावर -2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये 10 के पावर -2 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये भी समझ पा रहे होंगे कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और नीचे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 के पावर 2 मतलब 100 होता है। ऐसे होता है, टेढ़ा टेढ़ा गुना कर सकते हो सर, टेढ़ा टेढ़ा गुना करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गुना 100 बराबर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपको रिश्ता मिल गया। देखो ताकतवर कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना गुना ज्यादा ताकतवर है, 100 गुना। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी को एक थप्पड़ मारा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कई थप्पड़ मार देगा, 100 थप्पड़ मार देगा, इतनी ज्यादा ताकत है। तो और आप किसी को किसी के साथ तुलना करना चाहोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यही करना है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, चेक करो ये दोनों में कौन ताकतवर है और कितना गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अब ये दोनों कैसे, जैसे अभी हम कैलकुलेशन करके बनाए ना, वैसे ही करके भाग दे देना, कटपुट हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा गुना कर देना, फिर आपको इक्वेशन मिल जाएगा। वहां से पता चल जाएगा कि कौन वाला कितना ज्यादा ताकतवर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई थिंक क्लासेस थोड़ा लंबा चल गया, लंबा इसलिए चलाएं क्योंकि एक तो ये हम लोग हमारे एग्जाम में पूछता नहीं है, गलती से एक आध क्वेश्चन पूछता है और डेली डेली इसी को थोड़ी करते रहेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, जो आपको पूरा 11th और पूरा 12th आपको काम देने वाला है, जो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, तो उसको देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, यानी